नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राव स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल में। तो बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा की जो तैयारी हम लोग करवा रहे हैं उसी का अगला लेक्चर लेके आया हूँ। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो क्या होती है, उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो प्लीज पुराना वीडियोस देखिए ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हमारी एक लेयर थी, जो सेकेंड लेयर थी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की, जो दूसरी लेयर थी जिसका नाम था एस्थनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल। तो उस दुर्बलता मंडल की क्या विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दुर्बलता मंडल यानी एस्थनोस्फीयर वो पृथ्वी की कौन सी परत थी? दूसरी परत थी। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी परत थी एस्थनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल। ठीक है, और इसके पीछे, इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर था लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। ठीक, पृथ्वी की पहली परत थी कौन सी? स्थल मंडल, और दूसरी थी एस्ट्रोनॉस्फीयर। तो इस एस्ट्रोनॉस्फीयर में क्या चीजें खास होती हैं, क्या होता है वो हम देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉस्फीयर जो है वो क्या रहता है? अर्ध ठोस रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? अर्ध ठोस रूप में यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड, जैसे आप मिट्टी को अगर गीला कर दीजिए तो सेमी सॉलिड रूप में होता है, न वो ठोस होता है और न वो तरल होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? यहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इतना हाई टेम्परेचर होने का क्या कारण है? क्यों तापमान इतना अधिक होता है? उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे इस लेयर में पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो धर्मी पदार्थ, जिसे हिंदी में कहते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो गया आपका यूरेनियम, थोरियम। ये सारे क्या हैं? ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो धर्मी पदार्थ हैं। ये इस लेयर में, एस्ट्रोनॉस्फीयर में, दुर्बलता मंडल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि इनके अंदर हीट एनर्जी होती है, ऊष्म शक्ति होती है, और ये इस हीट एनर्जी को एमिट करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके आसपास की चीजें भी गर्म होती है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर एस्ट्रोनॉस्फीयर में ये मटेरियल पाया जा रहा है अधिक मात्रा में तो वो आसपास के चीजों को भी गर्म करेगा, और इसी कारण इसका टेम्परेचर देखेंगे तो 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ठीक है, इसीलिए इसका टेम्परेचर 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि उस लेयर में मौजूद जितने भी पदार्थ हैं वो गल जाते हैं, वो अर्ध ठोस रूप में आते हैं। जैसे आप कभी यूट्यूब में डाल के देखिए वॉल्केनो इरप्शन डालेंगे यूट्यूब में तो जो वीडियो दिखेगा उसमें से, वीडियो में से, वॉल्केनो में से काले और लाल रंग का मटेरियल बाहर निकलता रहता है जिसे लावा और मैग्मा कहते हैं। तो वो कहाँ से आता है? वो आपका एस्ट्रोनॉस्फीयर से आता है। तो ज्वालामुखी का यानी वॉल्केनो का जो सोर्स है वो भी एस्ट्रोनॉस्फीयर है। अब आपको एक छोटी सी प्रक्रिया समझाते हैं कि किस तरह से, क्यों एस्ट्रोनॉस्फीयर से ये मटेरियल बाहर आता है। तो उसको समझने के लिए देखिए, उसको समझने के लिए हम एस्ट्रोनॉस्फीयर के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, तो हमने क्या बताया? हमने बताया अब ये हमने परत बना दी। मान लीजिए ये परत हो गई आपकी कौन सी? ये परत हो गई आपकी एस्ट्रोनॉस्फीयर। एस्ट्रोनॉस्फीयर हो गया ये, यानी दुर्बलता मंडल। ठीक, और इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है स्थल मंडल। तो इसको हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। ये क्या है? ये है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, स्थल मंडल है। देखिए अब ये एस्ट्रोनॉस्फीयर है यानी दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल में अब देखिए रेडियो, हमने क्या बताया इसमें क्या पाए जाते हैं? रेडियो धर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। अब मान लीजिए किसी एक जगह पे पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो रेडियो धर्मी पदार्थ हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में हैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सारे पूरे एटमॉस्फेयर में एक ही प्रकार, एक ही तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नहीं, वो अलग अलग मात्रा में होंगे। तो मान लीजिए पॉइंट ए पे वो अधिक मात्रा में है। जहां पर वो अधिक मात्रा में है वहां पे तापमान अपने आप क्या रहेगा? वहां पे तापमान अपने आप बढ़ेगा, यानी वहां का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट हमने लिया बी। अब बी में क्या है? बी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कम पाए जा रहे हैं। तो जहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी रेडियो धर्मी पदार्थ कम पाए जा रहे हैं वहां का तापमान क्या हुआ? वहां का तापमान कम हो गया। ठीक, फिर एक हमने पॉइंट लिया सी, और यहाँ सी पे हमने देखा कि फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके कम पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक, और डी में फिर से हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखा
कि ज्यादा पाए जाते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ का तापमान फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं वहां का तापमान बढ़ा हुआ है, और जहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कम पाए जा रहे हैं वहां का तापमान घटा हुआ है। देखिए, हीट एनर्जी की एक प्रॉपर्टी होती है कि हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करती है, और ये किस तरह से ट्रांसफर होती है कि ज्यादा गर्म चीज से जो हीट एनर्जी वो कम गर्म की तरफ ट्रांसफर होती है। अगर आप पानी बॉयल करके उस बर्तन को रख दीजिए तो थोड़ी देर बाद वो बर्तन अपने आप ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी हीट एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरह देखिए, अब ए पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा है, डी पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा है, और बी और सी पॉइंट का टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, कम है। अब क्या होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी आपकी ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ और डी से सी की तरफ। ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगी और डी से सी की तरफ ट्रांसफर होगी हीट एनर्जी। इससे क्या होगा, इस हीट एनर्जी के ट्रांसफर के कारण, ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसके वजह से क्या होगा कि इसमें जो मैग्मा लावा है, अब आपको बताया क्या कि इसमें मटेरियल क्या है, इसमें मटेरियल सेमी सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। तो वो जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसकी वजह से वो मटेरियल भी मूव करने लगते हैं, वो मटेरियल भी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो जो मटेरियल मूव कर रहा है उसकी वजह से संवहनी धाराएं यानी कन्वेक्शनल करंट क्या चलने लगता है, संवहनी धाराएं चलने लगती हैं, संवहनीय धारा यानी कन्वेक्शनल करंट चलने लगता है। ठीक है, और कन्वेक्शनल करंट क्यों चल रहा है, क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसकी वजह से जो अंदर का मटेरियल है वो भी मूव करने लग रहा है, अंदर का मटेरियल एक इस डायरेक्शन में और एक उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इससे क्या होगा, ये जो मटेरियल मूव कर रहा है इसके वजह से यहाँ पे जो मैग्मा लावा मौजूद है इन पे क्या पड़ता है, इन पे प्रेशर बढ़ जाता है, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे दबाव पड़ने लगता है, अधिक दबाव हो जाता है, दबाव बढ़ने लगता है दबाव। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो दबाव बढ़ रहा है ना, ये आप देख रहे हैं इस मटेरियल पे दबाव क्यों बढ़ा है, क्योंकि संवहनी धाराएं चलने लगी, और संवहनी धाराओं के कारण ये दबाव बढ़ने लगा यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल का जो निचला हिस्सा है उस पे भी प्रेशर पड़ने लगेगा, उस पे भी क्या पड़ने लगेगा, प्रेशर पड़ने लगेगा यानी दबाव पड़ने लगेगा। और जब ये प्रेशर अपनी अधिकतम सीमा को पार कर जाएगा, मतलब जब ये लिथोस्फीयर इसको झेलने में सक्षम नहीं रह पाएगा, जब वो झेल नहीं पाएगा तो क्या होगा, इस लिथोस्फीयर में हल्की सी ऐसी दरार आ जाएगी। अब जैसे ही हल्की सी दरार आ जाएगी सारे मटेरियल्स नीचे से निकल के ऊपर की तरफ भागने लगेंगे, क्योंकि प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर इतना ज्यादा था कि अब प्रेशर ये रिलीज होगा, और ये जो सारे मटेरियल्स इस दरार को पकड़ के जैसे ही ऊपर की तरफ आने लगेंगे और सरफेस पे इस तरह से बाहर आ जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से ज्वालामुखी उत्सर्जित होता है। अब केवल यही एक कारण नहीं है ज्वालामुखी उत्सर्जित होने का, लेकिन ये भी एक कारण है, ये भी एक बेसिक कारण है जिसकी वजह से ज्वालामुखी उत्सर्जन होता है। अभी आपने देखा ना कि संवहनी धारा चल रही है, संवहनी धारा चल रही है। अब किसी भी सॉलिड की चीज के अंदर कोई भी अगर ठोस पदार्थ है उसके नीचे अगर कोई धारा बह रही है तो वो ठोस पदार्थ भी तो उधर चलेगा। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से अगर ये पानी है, पानी के ऊपर आप नाव को अगर चलेगी तो जब पानी का बहाव जिधर रहेगा उसी तरफ आपकी नाव भी बहेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारी जो प्लेट्स हैं, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो महाद्वीपीय प्लेट है, मतलब प्लेट क्या होती है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो जो स्थल खंड का हिस्सा होता है, वो जो लैंड ब्लॉक होता है उसी को प्लेट्स कहते हैं। तो वो प्लेट्स भी मूव करता है, इसीलिए वो क्या होता है आपस में टकराता है या एक दूसरे से दूर जाता है। उन सब का कारण क्या है, उन सब का कारण है एस्थनोस्फीयर, उन सब का कारण है ये प्रक्रिया, क्योंकि एस्थनोस्फीयर में कन्वेक्शनल करंट चलती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ हीट एनर्जी, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इस वजह से हमारी एस्थनोस्फीयर में संवहनी धारा चलती है, जिसके वजह से प्रेशर पड़ता है लिथोस्फीयर में और सारी चीजें बाहर की ओर निकल जाती हैं। तो ये एस्थनोस्फीयर की खासियत है। अब यही जो मैग्मा और लावा इसमें से बाहर निकल रहा है, यही मैग्मा लावा बाहर निकल के क्या होता है, यही मैग्मा लावा बाहर निकल के जम जाता है, क्योंकि अंदर देखिए अंदर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या बताया था, यहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जब ये मटेरियल बाहर की तरफ आया तो हमारे वातावरण में टेम्परेचर मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। तो क्या होता है, ये जो मैग्मा लावा निकल रहा है ये क्या हो गया, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएंगे, तो पर्वत का रूप ले सकते हैं ये लोग, पठार का रूप ले सकते हैं। ठीक है, रॉक्स बन जाते हैं। रॉक्स जो होता है
रॉक्स भी हमारा यहीं से आता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोनॉस्फीयर की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर आप डिटेल में पढ़िए तो सोचिए आपको कितनी सारी जानकारियाँ होंगी कि बाहर की स्थल आकृतियाँ जो भी बन रही, जो भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, उन सब का कारण हमारे पृथ्वी के अंदर ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो ज्योग्राफी इसीलिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसको अगर आप मन से पढ़िए तो आपको जरूर मजा आएगा। तो इसी तरह हम अपना अगला लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।